हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले क्लास में आने वाली मानसी त्यागी, मानसी गुड इवनिंग। साक्षी यादव क्लास में आ चुके हैं, साक्षी गुड इवनिंग। श्रेया गुप्ता भी हमारे साथ क्लास जुड़ चुकी हैं, श्रेया गुड इवनिंग। और चित्राली गुप्ता भी क्लास में आ चुकी हैं, चित्राली जी गुड इवनिंग। और जैसा आप जानते हो कि आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होगा जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी माइक्रोब्स की बात होगी। और अभी जो हमने एक बड़ा लेसन खत्म किया है उसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसका हमने वन टू लास्ट जो भी हमारे टॉपिक हैं वो सब कवर कर लिए हैं। और उम्मीद है कि आप उसे लर्न करके टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। और जैसा आप जानते हो कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप पता ही है कि अब पैटर्न बदल चुका है। हमारा पहला टेस्ट उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो भी चुका है और उसके आंसर मार्क्स आपको नहीं मिले हैं, जल्दी मिलने वाले हैं। और अब हम चित्राली सीधे सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं। इसका नाम है, लेसन पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम क्या पढ़े? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो माइक्रोब्स की बात होगी। और जैसा आप जानते हो कि चित्राली माइक्रोब्स वे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो आपको हम डायरेक्ट दिखाई नहीं देंगे। उनको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए वी हैव नीड ऑफ माइक्रोस्कोप. So there are so many organisms which cannot be seen by naked eyes. All those are called microbes. इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप स्टडी से पहले we have no study of the microbes. हम माइक्रोब स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं था। चलिए, तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले पॉइंट से ही। तो माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म, आप नोट करना शुरू करेंगे। माइक्रोब्स are the organism which cannot be seen by naked eyes. नेक्ड आई से उनको हम नहीं देख सकते, ये सब कहलाते हैं। और बागपत वाला बच्चों का साथ हमारी रिवीजन क्लास ले लीजिए, ऑनलाइन टाइम सेव हो जाएगा। 2 बजे है उनका, 2 बजे है, तो आप 2 बजे अगर तैयार है तो फिर तो अच्छा हो जाएगा। इफ यू आर फ्री एट 2 तो फिर 2 से 3 उनका लेता हूँ रिवीजन। तो इस बात सही कह रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि 2 PM आर यू आर फ्री तो उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे और उस रिवीजन को हम ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप बता देना मुझे अभी कि आपका क्या तैयार हैं आप। और ये सर आई एम रेडी, तो ये तो साक्षी तैयार है, बाकी बच्चे बता दें। चलिए, तो ये एक अच्छा इन्होंने आइडिया दिया है, तो आप सब देख लें। थर्ड लेसन कल स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप तैयार हैं तो हम उसको कर लेंगे। मानसिक त्यागी तैयार हैं। और श्रेया गुप्ता तो वहां आ ही जाती 2 बजे, तो आप देख लो। चलो ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो कल आप 2 बजे तैयार हैं, किसके लिए? रिवीजन के लिए। और टॉपिक कौन सा होगा? टॉक्सन इन ह्यूमन। तो बच्चों नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फॉर देयर स्टडी, इनकी स्टडी के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड। माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड। तो बिना माइक्रोस्कोप के इसलिए पॉसिबल है ही नहीं। नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते, इसलिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, एक अलग ब्रांच है। तो हम क्या पढ़ेंगे, जानेंगे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो श्रेया गुप्ता, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एक नई ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम केवल माइक्रोब स्टडी करते हैं। और लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने काफी वर्क किया माइक्रोब स्टडी के लिए। तो अभी भी जानेंगे लुइस पास्चर। इज द फादर ऑफ, किसके फादर ऑफ? माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हो गए वो फादर किसके? वो फादर हैं
माइक्रोबायोलॉजी के, और कौन है? लुईस पास्चर की हम बात कर रहे हैं। अब हम ये जाने माइक्रोब्स हैं कौन कौन, किसको माइक्रोब बोलते हैं? सिंपल सी बात है, जिनको हम नहीं देख सकते, पर वो हैं कौन कौन। तो माइक्रोब्स आर, क्या के बाद देखो, माइक्रोब्स आर, साक्षी, माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं, प्रोटोजोन माइक्रोब्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, प्रोटोजोन हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, यानी बहुत सारे प्लांट यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ठीक है, फंजाई, वायरस, वायरोइड्स, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, एक्सेट्रा, इन सबको माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर माइक्रोब्स, ये सब क्या हैं? ये सब बच्चों हैं माइक्रोब्स। और मानसी जी, माइक्रोब का मतलब होता है जिनको हम नेक्ड आई से ना देख सकें, और हम ये भी जानते चित्राली कि इनकी स्टडी हमें क्या चाहिए, इनकी स्टडी के लिए हमें चाहिए, वी हैव नीड, अजय सर हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। विदाउट माइक्रोस्कोप हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको हम नेक्ड आई से देख सकें, बल्कि अगर मैं कहूं तो यहाँ पर वायरस, वायरोड्स एंड प्रियॉन्स आर नॉट द ऑर्गेनिज्म, इनको हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, पर ये ऑर्गेनिज्म नहीं, इनमें लाइफ नहीं है, दे कैन नॉट लीड इंडिपेंडेंट लाइफ। तो यहाँ पॉइंट और क्लियर कर देते हैं, वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स are not the organism, ये लाइफ नहीं इनमें, ऑर्गेनिज्म। वायरस को आप जानते हो, और वायरोड्स में पढ़ रखा है, सब 11th में पढ़ा है। तो वायरोड्स जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल है, और प्रियॉन्स जो हैं वो एबनॉर्मल इन्फेक्शियस प्रोटीन है। तो अब एक लाइन लिख देता हूँ, इनको बता देता हूँ क्या है। वायरोइड्स, आधे से वायरोइड्स क्या है? वायरोइड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन करने वाले, इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड, इन्फेक्शियस है। और अजय सर गुड इवनिंग मिल गई है, थोड़ा लेट हुआ गुड इवनिंग में, कोई बात नहीं, हमने आपको देख लिया था। और सच्चाई है कि आप ऐप की नजर से नहीं बच सकते, कहते ना, आप कैमरे नजर में हैं, तो अजय सर आप ऐप की नजर में हैं, और अच्छी बात है, नजर रहना चाहिए। तो आरएनए मॉलिक्यूल, वायरोड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल हैं। अभी तक ये प्लांट में इन्फेक्शन करते हैं, एनिमल में कोई डिस्कवर नहीं हुआ है। प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स आर एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन नर्वस टिश्यू। कहां बनेंगी? प्रोड्यूस्ड इन, तो मानसी कहां बनेगी? प्रोड्यूस्ड इन नर्वस टिश्यू। तो इनकी फॉर्मेशन होगी नर्वस टिश्यू में। और अभी तक हमारे पास जो भी ये प्रियॉन्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने का ना तो हमारे पास कोई एंजाइम है, और ना ही बॉडी नेचुरल को डिस्ट्रॉय कर पाती है। जो बन गई तो बन गई, इनका नंबर बढ़ता रहता है। और ये इन्फेक्शियस है। ह्यूमन में पुरु डिजीज, जिसको लाफिंग डिजीज बोलते हैं, वो प्रियॉन से होती है। इसमें इंसान बिना किसी स्टिमुलस के हंसता रहता है, और डेथ भी हो सकती है। काऊ, बफेलो, शीप में स्क्रैप डिजीज होती है, स्क्रैप डिजीज। उसमें क्या होता है कि उनका जो ब्रेन है और हेड है, उसमें उनको एंजाइटी, बेचैनी होती है। जब प्रियॉन्स बन जाते हैं तो वो अपने हेड को किसी सोडियम सब्सटेंस टच मारती रहती, टक्कर लगाती रहती हैं, बाल तक गिर जाते हैं, और डेथ भी हो जाती है।
मैडनेस ऑफ काउ डिजीज भी प्रियॉन से होती है। तो यानी इन्फेक्शियस हैं, और प्रियॉन्स केवल एनिमल्स में डिस्कवर हुआ, प्लांट में अभी नहीं डिस्कवर, कोई अभी तक एग्जांपल नहीं मिला है। तो वायरस और प्रियॉन्स आर नॉट द ऑर्गेनिज्म बट दे आर इन्फेक्शियस लाइक द पैथोजन और अदर ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनको हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में या माइक्रोब्स के साथ। चलिए अब देखिए, माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं। ऐसे कोई जगह जहाँ माइक्रोब्स ना मिलते हो, आप देखना कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो माइक्रोब्स की प्रेजेंस की हम बात करें कहाँ कहाँ मिलते हैं, और अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स इस अर्थ पर मोस्ट डाइवर्सिफाइड लाइफ की फॉर्म में है। सबसे ज्यादा एरिया में माइक्रोब्स फैले हुए हैं, क्योंकि ये वहां भी मिलेंगे जहां नॉर्मल लाइफ नहीं मिलती। तो माइक्रोब्स आर फाउंड everywhere as soil, मिट्टी मिलते हैं, एयर, वाटर, inside human, animal and plant body, human, animals and plant body। लो जी, तो हमारी बॉडी में भी हैं, ये एनिमल की बॉडी में भी हैं, प्लांट की बॉडी में भी हैं, और एयर में भी हैं, वाटर में भी है, सोयल में, बचा है क्या। और जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये वहां पर मिलती है। माइक्रोब्स आर आल्सो फाउंड दो साइड्स वेयर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। माइक्रोब्स also found in those sites where other life does not exist, तो जहां पर और लाइफ नहीं मिलती है, पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी हम मिलते हैं। अवनी जी ये वहां पर मिलते हैं। तो अब वो कौन कौन साइड है जहां पर बाकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उनकी बात कर लें। एज, अब यहाँ पर बात करें एज, ताकि सब कुछ आ जाए। एज डीप इन सोयल, मिट्टी बहुत गहराई में, डीप इन सोयल, ठीक है, डीप इन सोयल। स्नो, बर्फ में मिलते हैं, बर्फ में बताइए, जहां पर टेम्परेचर मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल लाइफ पर नहीं एग्जिस्ट करेगी, वहां मौजूद हैं। स्नो, गीजर्स, थर्मल वेंट्स, गर्म पानी झरने, थर्मल वेंट्स, वेयर टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर है, उस पानी में मिलने गीजर में तो पानी गर्म करते हो, बताइए जहां पर आप सोच नहीं सकते हैं लाइफ होगी, वहां पर मौजूद है। तो गीजर में, थर्मल वेंट्स में है। और हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, जो हाईली एसिडिक एनवायरमेंट वहां पर है, हाईली एसिडिक एनवायरमेंट यहाँ पर है, ठीक है। साथ ही साथ और सोल्टी एरियाज, जहां सोल्ट होते हैं, सोल्टी एरियाज एक्सेट्रा। तो मैंने सब वो पॉइंट बात की है जहां पर हम लाइफ की संभावना नहीं मान सकते, लाइफ होती है, ये वहां पर मौजूद है। तो दे आर वेल अडेप्टेड इन एडवर्स कंडीशन। अब क्या आप सोच सकते हैं गीजर में बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, हो रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि माइक्रोब्स हर जगह हैं, ठीक है, और वहां भी है जहां और लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब अभी हमने कहा है कि माइक्रोब्स को हम नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो ठीक बात है। लेकिन जब इनकी कॉलोनी ग्रो करते हैं, तो इनकी कॉलोनी विजिबल हो जाती है। तो आइसोलेटेड फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में तो इनविजिबल है, कैन नॉट सी बाय विदाउट माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हम बच्चों जो ये माइक्रोब्स हैं, इनकी कॉलोनी डेवलप करते हैं, कल्चर करते हैं,
तो फिर इनकी कॉलोनी विजिबल हो जाती है। तो ये भी पॉइंट हम बात करेंगे इसकी, बैक्टीरिया और फंगस की। व्हेन बैक्टीरियल एंड फंगल colonies are developed अब वो चाहे पैटी डिश में डेवलप करें, कहीं और डेवलप करें, तो अजय सिरोही विजिबल हो जाएंगी। आप देख सकते हो डेवलप, देन देयर कॉलोनी बिकम्स विजिबल, देयर कॉलोनी बिकम्स विजिबल, इनकी कॉलोनी दिखाई देती है विजिबल। तो फिर आपको जरूरत है माइक्रोस्कोप की। अभी आप मैं बता रहा हूं, देखिए जरा सोच के देखो कि जो आप घर में चार डलता है और कई बार फंगस लग गई, तो वो आपको व्हाइट कॉटन जैसा एक पूरा कॉलोनी दिखाई पड़ती है। आप देख पा रहे हो, अब मम्मी क्या आप कहोगे कि मम्मी इसमें तो वैसे तो देसी भाषा फुई बोले, फुई लग गई, यानी फंगस या फंजाई लग गई उसमें, तो अब वो विजिबल है। ऐसे जब बैक्टीरिया कल्चर करते हैं पेट्री डिश में, तो हमें बैक्टीरिया कॉलोनी दिखाई पड़ती है कि बैक्टीरिया कॉलोनी है। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो हम नहीं देख पाते, कॉलोनी लेवल पर उनको हम नॉर्मल आई से विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो वी कैन सी ओनली कॉलोनी, नॉट द इंडिविजुअल सेल ऑफ माइक्रोब। और देखिए अब माइक्रोब्स को हम सब जानते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स आर हार्मफुल। हम अब तक हार्मफुल की बात करते थे कि ये हो गया, मिल्क खराब हो गया, बीमार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इस लेसन में अच्छी बात होगी, माइक्रोब्स के यूज की बात होगी, उनके यूजफुल प्रोडक्ट की बात होगी। इसलिए नाम लिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस लेसन में उन माइक्रोब जिक्र हमें करना है जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हैं, फायदे के हैं, नुकसान नहीं करते, फायदा करते हैं। तो many microbes are pathogen in human, plants and animals. Many microbes are pathogenic to human. हमारी बीमारी करते हैं, बहुत सारे नाम जानते हो आप, आपने पढ़ा भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। कॉलेरा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, और एड्स है, और कॉमन कोल्ड है, और रिंग वॉर्म है, तो हमने खुद पढ़े हैं। ये सब माइक्रोब से हो रहे हैं। और ऐसी प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज होती हैं, हमारे पेट्स हैं उनमें भी डिजीज होती है पैथोजन से। लेकिन कुछ पैथोजन फायदे के, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आर पैथोजन टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स but a number of microbe microbes is useful to human. Is useful to human. यानी बहुत सारे माइक्रोब ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। और अब वो कौन कौन से हैं और क्या क्या हमें मिलता है। एक बच्चा नेटवर्क इशू चल रहा है, वो बार बार क्लास में इन और आउट हो रहे हैं, तो नेटवर्क की इशू दिक्कत हो ही जाती है कई बार। और चलिए खैर हिंदुस्तान नेटवर्क है, प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि रिगेन भी हो जाता है, आप वापस क्लास में आ भी जाते हो। अब तो साक्षी अब ये जाने कि माइक्रोब्स प्रोवाइड यूजफुल माइक्रोब्स provides different product as, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो क्या क्या हैं प्रोडक्ट्स। एज एंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम्स माइक्रोब कल्चर के मिलते हैं, एंजाइम्स हमें मिलते हैं, एसिड्स लैक्टिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है,
ऑक्सिलिक एसिड है, गैलिक एसिड है, ये सब माइक्रो से मिलते हैं, एंजाइम, विटामिन मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स एंड बायो एक्टिव एजेंट, हम पढ़ेंगे बायो एक्टिव एजेंट, बायो एक्टिव एजेंट्स एक्सेट्रा। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं बैक्टीरिया से, माइक्रोब से, फंगस से, हम सबकी बात कर रहे हैं माइक्रोब से मिलते हैं। अब इन प्रोडक्ट लेने के लिए माइक्रो कल्चर करना पड़ेगा। जैसे हम खेती करते हैं तो हमें थोड़ा बीज बोते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे ही हम माइक्रोबियल प्रोडक्ट लेने के लिए माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं एक स्पेसिफिक वेसल में, बर्तन में, जिसको बोलते हैं फर्मेंटर। तो माइक्रोब्स, टू गेट द प्रोडक्ट, माइक्रोब्स आर कल्चर्ड इन स्पेसिफिक वेसल दैट इज कॉल्ड फर्मेंटर। अब हम बात एक टाइम लिखें फर्मेंटर की। तो फर्मेंटर वो वेसल है, वो बर्तन है जो बना स्टील का होता है, और उससे हम माइक्रो कल्चर करके डिफरेंट प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ फर्मेंटर वर्ड भी लाना है, लिखना है पॉइंट। तो उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर हम कुछ लाइन छोड़ दी हैं, टू गेट द प्रोडक्ट, टू गेट द प्रोडक्ट microbes are cultured in a specific vessel, एक खास वेसल बर्तन में कल्चर करेंगे, called fermenters, fermenters। ठीक है, तो फर्मेंटर्स वो वेसल हैं जिनमें माइक्रो कल्चर करेंगे, और थोड़ा सा माइक्रोब डाल के उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया होगा, और न्यूट्रिएंट मीडिया का यूज करके माइक्रोब्स ग्रोथ करेंगे, डिवीजन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर उस कल्चर से प्रोडक्ट आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, तो माइक्रोब्स आर कल्चर्ड इन ए स्पेसिफिक मीडियम, और मीडियम मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसमें माइक्रो ग्रोथ के सब कंटेंट अवेलेबल होता है, उसे हम मीडियम बोलते हैं। तो फॉर माइक्रो कल्चर, for culture specific media या medium is used which contain, इसमें क्या होगा, which contains all the requirements for microbial growth, for microbial growth। लो जी, तो इसमें जो माइक्रो ग्रोथ है उसके लिए अजय सिरोही सब रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और माइक्रो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी के, बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं, दिन दून रात चौबीस तरक्की करते हैं, क्योंकि इनका डिवीजन रेट बहुत फास्ट होता है। अगर मैं बैक्टीरिया बात करूं तो 20 से 25 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाता है, हर 20-25 मिनट डबल डबल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 11th में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक ग्लास या एक टेस्ट ट्यूब इतने टाइम भर जाती है, पूरी भरने में, तो सब वो ग्रोथ रेट की हमने डिसाइड किया था, और आपने उसके सही जवाब दिए थे। तो चलिए, तो माइक्रोब की बात हो गई, कल्चर करने की बात हो गई, और फर्मेंटर हमें क्लियर, माइक्रोब को हम ग्रो करते हैं। और अब हम बात करेंगे यूजफुल माइक्रोब्स कौन कौन से, कैसे कैसे हमारे काम आते हैं। तो बच्चों, अब हम टॉपिक के अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो एक्चुअल लेसन नाम है। अभी तक तो केवल वो इंट्रोडक्शन वाली बात चल रही थी, और अब मेन कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे लैब, नंबर 1 लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। और जो लैक्टिक एसिड है, लैब है, इनका यूज हम करते हैं कर्ड से मिल्क बनाने में, दूध से दही बनती है, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनती है। तो जब बैक्टीरिया
द बैक्टीरिया whose fermented product, जिनका फर्मेंटेड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड है। इज लैक्टिक एसिड कार्ड लैब, उनको लैब बोलते हैं। तो लैब इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लैब कोई बैक्टीरिया नहीं है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। और अवनी, इस ग्रुप में उन बैक्टीरिया रखा गया है जो क्या बना, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो दिस ग्रुप कंटेन्स दोज बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एज देयर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। और इनकी मैं एग्जांपल की बात करूं, एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये इसका एग्जांपल है। एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये लैब का एग्जांपल हुआ। और एक दो एग्जांपल और देता हूं, एसिडोफिलस। और साथ ही साथ आप नोट कर लें कौन सा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। बस लैक्टिस, लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडी भी है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तो है ही, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये सब क्या बनाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये एग्जांपल किसके? लैब के हैं। और इन सब का प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड है। और यही वो लैक्टिक एसिड दूध से दही बनाता है। तो जो आप जावन डालते हो, जिसे इनोकुलम स्टार्टर बोलते हैं, वो अर्लियर कर्ड का एक पार्ट होता है, उसमें पहले से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जैसे फ्रेश मिल्क में डालते हो तो वहां पर ग्रोथ फास्ट होती है, क्योंकि फ्रेश मिल्क है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है, और उसी ग्रोथ में वो और डिवीजन में वो बनाएंगे लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है, जो मिल्क की प्रोटीन है, उसका कर ले कोगुलेशन, और वो सोलिडिफाई हो जाएगी। और साथ ही साथ बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आल्सो पार्शियल डाइजेस्ट द प्रोटीन, वो एक लिमिट तक प्रोटीन डाइजेस्ट भी कर देते हैं। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया हैं, उनके कुछ बाई प्रोडक्ट कर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे जो कर्ड है, सॉरी उसमें B12 विटामिन होता है, B12 साइनोकोबाल्मिन, जो हमारी आरबीसी की मैच्योरेशन जरूरी है। तो कर्ड में एडिशनल विटामिन ऐड हो गया, साइनोकोबाल्मिन B12। और साथ ही साथ जो कर्ड है उसमें प्रोटीन डाइजेस्ट होगी, पार्शियल डाइजेस्ट होगी। और जो कर्ड में लैक्टिक एसिड है, वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर आप कई बार सुनते हो जब लूज मोशन हो जाते हैं, लोग एडवाइस करते हैं कि कर्ड और बनाना लो तो ठीक हो जाएंगे। काफी तक सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कर्ड इजिली डाइजेस्टेबल है, विटामिन B12 भी है, और लैक्टिक एसिड होने की वजह से वो माइक्रो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जो हमारे इंटेस्टाइन में पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसे मारने में हेल्प करेगा। तो ये फंडा आप अपना सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये कहना को मजबूर हो गए कि कर्ड इज बेटर देन द मिल्क। साक्षी जी, कर्ड दूध से बेहतर है। उसके 3 रीजन है। वन इज इट हैज साइनोकोबाल्मिन, सेकंड इट हैज पार्शियल डाइजेस्ट प्रोटीन, थर्ड इट इनहिबिट माइक्रो ग्रोथ। तो और क्या चाहिए? तो अब हम बात आगे और कर रहे पूरी बात। लैक्टिक एसिड क्या करेगा? causes coagulation of milk protein by which it becomes solidified, वो हो जाएगा solidified। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा? सोलिडिफाई हो जाएगी, इट बिकम्स सोलिडिफाइड। और
अब हम और बात करें, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आल्सो पार्शियली, आंशिक रूप से, थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्ट टू मिल्क प्रोटीन एंड एडिड B12 को ऐड कर देंगे। ये सब हम सिग्निफिकेंस तरफ जा रहे हैं कि कर्ड बेटर क्यों है। तो कर्ड बेटर इसलिए है कि एक तो उसमें मिल्क प्रोटीन पार्शियल डाइजेस्टेड है विद B12 है, और लैक्टिक एसिड ऑफ कर्ड, लैक्टिक एसिड ऑफ कर्ड क्या करेगा, इनहिबिट, बच्चों करेगा मानसी, इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट करता है, और फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो फैटी कंटेंट है वो आसान डाइजेस्ट हो जाता है। तो पुराने टाइम में तो जब कोई फंक्शन होता था उसमें रायता जरूर दिया जाता था। वो रायता वो जिसमें लैक्टिक खट्टा होता था, बताते हैं, बिल्कुल खट्टा भी निकाल देता था, इतना खट्टा होता था, लेकिन लोग कचौरी पकवान खा के उसको पीते थे तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीडोट की तरह काम करता है फैट के। ये सब अनसर्टिफाइड फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं बुक में कोई बहुत परफेक्ट वे में लिखा है। तो मैं अपना जो मैं सुना है मैंने, या जो मेरा खुद का अनुभव है उसकी वजह से बोल रहा हूँ। तो चलिए खैर, तो दही खाने के साथ लेंगे तो खाना से डाइजेशन आसानी से हो जाएगा। और जब बीमार हैं तो उस टाइम तो फिर आप दही लें दूध की बजाय, तो दही जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, दिक्कत कम करेगी। तो फॉर दीज रीजंस, हम और क्लियर करें, फॉर दीज रीजंस इन कारणों से हम क्या कह रहे हैं, कर्ड इज बेटर देन मिल्क, कर्ड इज बेटर, किससे बेटर, देन मिल्क। तो ये जो मैंने पॉइंट कहा है, B12 कहा है, पार्शियल डाइजेस्टिव प्रोटीन कहा है, लैक्टिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ कर रहा है, इन रीजन से कर्ड इज बेटर देन द मिल्क, उससे बेहतर होती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, टू प्रिपेयर द कर्ड, कर्ड बनाने के लिए हम फ्रेश मिल्क में साक्षी दाल जामन, तो हम देसी भाषा में डोमेस्टिक लैंग्वेज में या अपने घर की लैंग्वेज में बोलते हैं जामन, या जामन जो भी बोलते हैं, लैंग्वेज का अंतर हो सकता है। तो उस जामन में पहले से ही बहुत सारे लैब मौजूद हैं, लैब बैक्टीरिया मौजूद हैं, लैब के साथ बैक्टीरिया जरूरत नहीं होती, लैब मौजूद हैं, और वो जब फ्रेश मिल्क जाएंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा, और लैक्टेशन बनाएंगे, और उस फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें जामन डालते हैं ताकि वो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हमें जो चाहिए वो उस कर्ड में है, और वो फ्रेश मिल्क को कन्वर्ट कर दही में। तो टू प्रिपेयर द कर्ड, प्रिपेयर द कर्ड, दही बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीवियस कर्ड इज एडिड, जो पहले कर्ड है प्रीवियस कर्ड इज एडिड इन फ्रेश मिल्क, जो फ्रेश मिल्क है उसमें हम पहला जावन या कर्ड डाल देंगे, फ्रेश मिल्क, इट इज कॉल्ड फ्रेश मिल्क, इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, इनोकुलम। जो आपने जावन डाला है, थोड़ा पार्ट डाला है, इट्स कॉल्ड इनोकुलम, वो कहलाएगा इनोकुलम। और क्या था बच्चों, स्टार्टर, विच हैव बिलियंस ऑफ लैब, उसमें हजार लाखों लैब पहले से मौजूद है, बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद हैं, विच हैज मिलियंस ऑफ लैब, उसमें पहले से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो जावन का मतलब होता है सोर्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर द कर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अल्टीमेट
बैक्टीरिया का प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड जो कर्ड बनाता है, तो फाइनली प्योरली फ्रेश फॉर्म, मतलब एक तरह से प्यूरिफाइड फॉर्म में और डालें लैक्टिक एसिड तो वो भी कर्ड बनाएगा, वो भी कर्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ, एक कर्ड दही घर पे बनती है कर्ड, और एक मार्केट से लाते हो आप, बहुत सारी कंपनी, अमूल की है, मदर डेयरी की, कई कई कंपनी की होती है। तो जो घर की हो तो खट्टी हो जाती है, और जो बाहर की है वो खट्टी नहीं होती, उसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बजाय जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट है लैक्टिक उसका यूज करते हैं। तो हमने बैक्टीरिया डाले, वो ग्रो करते रहे, नंबर बढ़ाते, लैक्टिक अमाउंट बढ़ता रहेगा, जैसे लैक्टिक बढ़ेगा वैसे दही खट्टी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने डाला लैक्टिक एसिड या और दूसरा सिट्रिक एसिड है या कोई और एसिड है उनका यूज किया, और एसिड इतना डालते ही रहेगा, और उन्हें पता है कि इतने मिल्क में एसिड हमें डालना है जो परफेक्टली कोऑपरेशन कर देगा, दही बना देगा। तो इसमें उनका टेस्ट हमेशा स्टैंडर्ड बना रहता है और खट्टी नहीं हो। अगर वो बैक्टीरिया डालते तो टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया नंबर बढ़ता, और बैक्टीरिया नंबर बढ़ेगा तो उनका जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है लैक्टिक वो भी बढ़ता जाएगा, और बैक्टीरिया दूध को, दही को खट्टा कर देंगे। तो साक्षी के आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो एक ब्रांडेड पैक्ड कर्ड है उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा बना रहता है, उसमें अंतर नहीं आता और वो खट्टी नहीं होती। तो रीजन वही है अजय सिरोही, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बैक्टीरिया यूज ना करके उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जिसमें डाला होता रहेगा, और वो स्टैंडर्ड उन्होंने अपना एक पैरामीटर डेवलप किया हुआ है कि इतने मिल्क में इतना हमें डालना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं और क्या क्या है। अब दही क्योंकि बैक्टीरिया बना रहे हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह दही बन रही है, तो यहाँ तो हमें टेम्परेचर को ध्यान देना होगा। टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, लो या हाई है, तो बैक्टीरिया मर सकते हैं, और बैक्टीरिया मर जाएंगे तो दही तो गई पानी में, दही तो नहीं बनेगी। और ऐसा जो घर में एक्सपीरियंस मदर हैं, फीमेल हैं, वो ध्यान रखती हैं, जो दही बनाती हैं, वो दूध को उबालती हैं, थोड़ा ठंडा होने देती हैं, और फिर उसका टेम्परेचर पता है, जनरली वो अपनी उंगली डाल के देखती हैं ऐसे, अगर हम तो नहीं, अभी अभी जाओ नहीं डालना बेटा, और अगर वो टॉलरेबल है, ठीक है, तो उन्हें पता है कि इतना टेम्परेचर है, आप इसमें कर्ड डाल दो, उसमें जावन डाल दो, और नोकलम डाल दो, स्टार्टर डाल दो। तो टेम्परेचर रोल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर वो बल्कन डाल दो बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो आपने जावन डाला है बैक्टीरिया मर जाएंगे। टेम्परेचर लो है तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होने की। तो इसलिए वो सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, जो घर में फीमेल्स हैं, बेसिकली मदर हैं, वो सब चीजों को बैलेंस रखती हैं। सर्दियों में जिस पॉट में उन्होंने रखा हुआ है, क्या दूध रखा, जावन डाला, उसे ढक देंगे चारों तरफ से, ताकि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट बना रहे और बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर लें। अगर में ओपन छोड़ देते हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इतना होता है कि उस पर ग्रोथ सही हो जाए। तो ये सब चीजें पैरामीटर से बात करें तो एक पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें टेम्परेचर का भी, वो क्या है, बिकॉज curd is prepared by bacterial action, so standard temperature is required of milk, हमें मिल्क का स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, और वो 30 से 35 डिग्री होता है बेस्ट जो है। श्रेया वो बताओ कितना है रिक्वायर्ड, दैट इज अबाउट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इस पे बैक्टीरिया बहुत बढ़िया होगी और दही अच्छी बनेगी। इससे ज्यादा होगा तो भी दही को फर्क पड़ेगा, इससे कम होगा तो भी दही को फर्क पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर लो होता जाएगा तो भी बैक्टीरियल ग्रोथ घटेगी, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो भी बैक्टीरियल ग्रोथ घटेगी, क्योंकि बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं या किसी भी एंजाइम है वो हीट और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दही की बात हो गई, तो दही बन चुकी है। और अब हम बात करेंगे फर्मेंटेड फूड की। फर्मेंटेड फूड आप खाते हो और लपेट लपेट चाट चाट के खाते, छोड़ते नहीं हैं। और तो फर्मेंटेड फूड,
ये क्या है? तो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स prepared by माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल, इससे हम बनाएंगे माइक्रोबियल एक्शन से हम फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट बनाएंगे माइक्रोबियल एक्शन। मान से जरा कंट्रोल रखेंगे, मैं नाम ले रहा हूं कुछ जो बनाते हैं आप खाते भी हो। इडली है, डोसा है, और ब्रेड सॉरी जलेबी है, भटूरे हैं, नान है। इन सब को फर्मेंटेशन से बनाया गया है और माइक्रोब्स का यूज किया गया है। और फर्मेंटेड फूड लिटिल इजिली पैलेटेबल, आज डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अब घर में एक तो रोटी बनती है, एक नान होती है। जब आप किसी फंक्शन में जाते हो और आप नान को अपने पेट में भर लेते हो थोक में अच्छी तरह से, तो घर वाले बड़े लोग मम्मी या पापा आप कहते हैं कि बेटा नान मत खा, पेट में चिपक जाएगी, रोटी खा ले, उधर उस तरफ से रोटी खा ले। लेकिन रोटी हम रोज खाते हैं, नान हमें अच्छी लगती है, तो आप खा ही लोगे। तो क्या ये बात सही है कि जो नान है उसको बदनाम कर रखा है, या सचमुच में वो कोई नुकसान करती है? तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, मानसी आपको क्या लगता है कि जो हम नान खाते हैं, हमसे नहीं बनती घर में तो इतनी अच्छी नहीं बनती, वो तो सूखी साग से बन जाती है, और जो एक्सपर्ट वो अच्छी तरह बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नान खाने से नुकसान होता है? सब बच्चे बताएं ताकि मुझे आपका ओपिनियन पता चले और फिर हम साइंटिफिक फैक्ट की तरफ जाएं। नो सर, बदनाम कर रखा। मानसी कह रहे नहीं मैं तो खा लूंगी, बदनाम कर रखा है। अजय सिरोही भी कह रहे नहीं जी बदनाम कर दिया। श्रेया गुप्ता भी बदनामी की बात कर रही है। यानी सच्चाई ये नहीं है। साक्षी कह रहे बिल्कुल नहीं, आप अरेंज करो अभी खा के दिखा देंगे, डबल धमाका करके दिखा देंगे। तो आप लोगों का ओपिनियन सही है, जवाब सही है कि जो हम नान को कहते हैं तो चिपक जाती है, ऐसे कहते वो नहीं है। फिर भी कुछ तो है। देखिए आप जाने, जो नान है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा। ये मैदा से बनाई जाती है, और मैदा को बहुत फाइन ग्राइंड किया जाता है, बहुत फाइन ग्राइंड किया जाता है। और जितना फाइन ग्राइंड होगा उतने टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो ग्राइंडर है, जो चक्की है, जब वो आटा पीसती है, आप देखना आटा गर्म निकलता है, और जितना पतला करोगे फाइन करोगे उतना ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और उस हीट से जो उसमें यूजफुल मॉलिक्यूल्स थे, हीट की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, और वो हमारे काम के नहीं रहते। तो ये मकसद है लोगों कहने का कि नान क्योंकि मैदा से बनाई गई है, मैदा को बहुत फाइनली ग्राइंड किया गया है, उसमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, और हीट की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो डिग्रेड हो गए हैं कुछ, तो इससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा फर्क पड़ता है, और चिपकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप टेस्ट करो तो आप खा सकते हैं, अच्छी तरह खा सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, इनकम्प्लीट चपाती नान विल इजीली डाइजेस्टेबल, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन किया गया है और माइक्रोब ने एक लिमिट तक उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर रखा है। तो आज से चपाती एक तरफ और नान हमारी तरफ, है ना, ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। तो मेरा मकसद तो ये बताना था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सही क्या गलत है। तो चलिए अब हम बात करेंगे फर्मेंटेड फूड की। बाय वेक्टर एक्शन एज क्या क्या बना रहे हो? एज इडली, डोसा, भटूरे, और अजय श्री कह जलेबी मत, जलेबी मत लिखना, जलेबी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है जलेबी। ठीक है, और क्या कॉमन है? इडली, डोसा, भटूरे, जलेबी और नान एक्सेट्रा। इनको फर्मेंटेड फूड कहते हैं। और इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको बनाने की जो डो है, आटा है, उसमें माइक्रोब को ऐड कर देते हैं। तो माइक्रोब्स आर एड इन द डो, और उससे क्या होता है वो फर्मेंटेशन करता है, और साथ ही साथ उस फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है, और वो CO2 डो को थोड़ा सा स्पॉन्ज सॉफ्ट, आटे को हल्का बना देती है। उसको एक टेक्सचर जो उसका वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है।
इसलिए हम उसको फर्मेंटेड बोलते हैं। और साथ ही साथ जो माइक्रो एक्शन है उससे एंजाइम रिलीज होते हैं और एक लिमिट तक वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो फर्मेंटेड फूड टेस्टी भी हो जाता है थोड़ा सा, और उसका डाइजेशन भी आसान हो जाता है। आप ले सकते हैं, आप इडली डोसा खूब खाएं। और भटूरे, क्योंकि उसमें ऑयल यूज होता है उसकी वजह से थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है, लेकिन अगर हम उससे नान बनवा लें तो वो इजीली डाइजेस्टेबल है। चलिए बच्चों, 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं। तो फॉर फर्मेंटेशन, microbe is added in dough and texture of dough becomes soft and spongy, and spongy हो जाएगा, ठीक है। एंड माइक्रोब पार्शियली डाइजेस्टेड इट, तो डाइजेस्ट भी कर देंगे, हमें आसानी हो जाएगी डाइजेस्टेड इट, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम माइक्रोब कर रहे हैं। तो आप बताइए, देखिए जलेबी को आप कहते हैं ना खमीर बनाते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं और वो उसका एक टेक्सचर बदल, टेस्ट बदल देती है। जो नान बनती है घर में तो कैसे बना लो, लेकिन जो अच्छी तरह मार्केट में बनती है वो फर्मेंटेड डो से बनाई जाती है। अब जो साउथ इंडिया है वहां पर एक ट्रेडिशनल ड्रग है तोड़ी। जो पाम ट्री का सैप है, रस है, जूस है, उसका फर्मेंटेशन करके बनाई जाती है। तो इन साउथ इंडिया, ट्रेडिशनल ड्रग, नॉट ड्रग, ट्रेडिशनल, अब ड्रग था ना तो ड्रग दिमाग, ट्रेडिशनल ड्रिंक, नो ड्रग नहीं लिखना है, ड्रिंक है, ड्रिंक तोड़ी इज प्रिपेयर्ड, इसको हम बनाते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। जो पाम ट्री है उस पाम के सैप का फर्मेंटेशन करके हम इसको बनाते हैं। तो पाम फ्रॉम द सैप, फर्मेंटेशन फ्रॉम द सैप ऑफ पाम, ऑफ द सैप ऑफ पाम। लो जी, तो पाम ट्री के सैप को निकाला जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका फर्मेंटेशन करते हैं, उस फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट बनता है वो तोड़ी कहलाती है। और ये जनरल सर्व के यूज होती है, जैसे हमारे तो आती है इसको कहते चाय पी लो जी, वहां पे तोड़ी ले लो जी, तो ये वहां का ड्रिंक है। तो ठीक है, तो आज यहीं तक हम बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने सभी क्लास में यहीं तक रखा है और उम्मीद है कि आप इसे आज ही पढ़ लोगे और इसका कंटेंट कल जारी रहेगा। तो आपको माइक्रोब्स भले अब तक बुरे लगते हो, इस लेसन पढ़ने के बाद कहोगे वाह माइक्रोब तो अच्छे हैं जो हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। चलिए, थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो एट 8 PM